कत्य शिल्प दो बिछड़े भाइयों की दास्तान। शिल्प और कत्य जुड़वा भाई थे। शिल्प और कत्य के माता पिता कोरोना के क्रूर काल के ग्रास बन चुके थे। दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते थे। एक झाड़ू लगाता था, एक पोछा, एक दाल बनाता था तो दूसरा रोटी। इसी तरह जीवन गुजर रहा था। इस बार के कुंभ मेले में स्नान करने गए। मकर संक्रांति के दिन निपट बोर में वे त्रिवेणी में स्नान करके अपने तंबू की तरफ लौट रहे थे कि भयानक भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए। इसी भगदड़ में दोनों भाई बिछड़ गए। शिल्प का गमछा फट गया था और पांव में चोट लगी। शिल्प बचते बचाते जैसे तैसे इलाहाबाद अर्थात प्रयागघर की तरफ निकल गया। तभी शिल्प को एक सभागार दिखाई दिया, जहां एक साहित्यिक गोष्ठी में स्मृति सम्मान व्याख्यान होने वाला था। वह शिल्प सभागार में घुस गया, जहां अभी लेखक बुद्धिजीव समोसा चाय का सेवन कर रहे थे। शिल्प ने भी 4 समोसे खाए और गर्मा गर्म चाय पी और सभागार में एक खुशी में धंस गया। शिल्प ने गिनकर देखा, कुल 35 लोग वहां उपस्थित थे। शिल्प थक चुका था, आंखों में नींद गिर आ रही थी। कमल भारती का व्याख्यान चल रहा था और शिल्प को नींद आ गई। कार्यक्रम समाप्त हुआ, सभागार खाली हो चुका था। तभी कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सरोज तिवारी की नज़र शिल्प पर पड़ी। प्रोफेसर ने पूछा, तुम कौन हो? आंखें मसलते हुए शिल्प ने कहा, मैं शिल्प हूँ। पूछने पर शिल्प ने अपनी कहानी बयां की। शिल्प ने बताया कि वह अनाथ है और कुंभ स्नान के लिए भाई के साथ आया था, लेकिन भगदड़ में भाई बिछड़ गया। शिल्प सुंदर नौजवान था। प्रोफेसर को अपने कामकाज के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने शिल्प को कहा कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, तुम्हारे रहने खाने पहनने का इंतजाम मैं करूंगा। मरता क्या न करता। शिल्प अपनी गठरी उठाए प्रोफेसर सरोज तिवारी के साथ दिल्ली आ गया। मुझे क्या करना होगा? शिल्प ने रेलगाड़ी में प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर सरोज तिवारी ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ और एक पत्रिका भी निकालता हूँ। घर का कामकाज और पत्रिका के बंडल इत्यादि बनाकर डाकघर जाने का काम करना होगा। आप प्रोफेसर होकर पत्रिका भी निकालते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। शिल्प बोला, पत्रिका ही नहीं, घर के बाहर मेरी फोटोस्टेट की दुकान भी है, उसे भी संभालना पड़ता है। प्रोफेसर ने कहा। दिल्ली पहुंचकर प्रोफेसर साहब ने सबसे पहला काम शिल्प के आधार कार्ड में नाम बदलवाने का किया। अब शिल्प शिल्प नहीं, शिल्प तिवारी था। उन दिनों शिल्प तिवारी प्रोफेसर सरोज तिवारी के घर का कामकाज करता है, फोटोस्टेट की दुकान संभालता है और पत्रिका के बंडल बनाकर डाकघर जाने का काम करता है। लेकिन उसे अपने बिछड़े हुए भाई कत्य की बहुत याद आती है। उधर उस दिन कुंभ की भगदड़ में कत्य घायल हो गया था, बेहोश हो गया। उसे किसने वहां से उठाया कुछ याद नहीं। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को बनारस के एक अस्पताल में पाया। उसने देखा कि वहां कुंभ में घायल हुए लोगों का जमावड़ है। कत्य कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, देह दुख रही थी। फिर भी उसने अपनी ताकत बटोरी और अपनी गठरी संभालते हुए अस्पताल के बाहर आ गया। कत्य बनारस में भटकते हुए 80 घाट पर पप्पू चाय वाले की दुकान पर पहुंच गया। चाय पीने की इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं थे, इसीलिए वह चुपचाप एक पटिये पर बैठ गया। 80 घाट की यह पप्पू की चाय दुकान इन दिनों हिंदी साहित्य में चर्चा में थी। यहाँ पर बिखरे हुए किस्सों को बदेश भाषा में लिखकर एक लेखक मशहूर हो चुके थे। इसी किताब पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला, सिनेमा बना। बनारस के बहुत से युवा लेखक इस दुकान पर चक्कर काटने लगे कि एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए यह जगह बहुत मुफीद है। इन दिनों कुंदन पांडे नामक युवा लेखक भी यहाँ आकर घंटों बैठा करता था। आज कुंदन पांडे ने पप्पू की दुकान पर चाय पीते हुए कत्य की तरफ देखा, जो अपनी गठरी संभाले बैठा था।
कुंदन पांडे ने उसे पूछा, चाय पियोगे? कत्य ने मुंडी हिलाई। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यह पूछने पर कत्य ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अपने नाम के अलावा सब कुछ भूल चुका हूँ। सब कुछ भूल चुके हो? कमाल है। नाम क्या है तुम्हारा? कुंदन पांडे ने पूछने पर कत्य ने अपना नाम बताया और कहा, बस, और कुछ भी याद नहीं। कुंदन पांडे ने कत्य को कहा, तुम आराम से बैठो, खाओ पियो, चाय लो, तब तक मैं एक कहानी लिख लेता हूँ। कुंदन पांडे ने 80 घाट की पप्पू की दुकान के पटरे पर बैठकर कहानी लिखी, भूलना। युवा लेखक कुंदन पांडे को कहानियां लिखने का चस्का था, लेकिन अभी तक उसकी कोई कहानी प्रकाशित नहीं हुई थी। खेद प्रकाश के साथ लौट आई थी। कुंदन पांडे ने कहानी लिखी और वही पास की दुकान से टाइप कराकर युवा लेखकों का मसीहा समझने वाले संपादक को भेज दी। यह तो बात की बात है कि कुंदन पांडे की यह कहानी प्रकाशित ही नहीं हुई, बल्कि संजीव की अपराध और अखिलेश की चिट्ठी कहानी की तरह हिट भी हो गई और कुंदन पांडे एक प्रतिभाशाली युवा लेखक की तरह हिंदी संसार में मशहूर हो गया। कुंदन पांडे को लगा कि यह कत्य नामक लड़का तो उसके लिए बहुत भाग्यशाली है और काम का है। उसने कत्य को कहा, मेरे साथ चलोगे? तुम्हारे खाने पहनने रहने की व्यवस्था मैं करूँगा। कत्य को क्या ऐतराज हो सकता था? पूछा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुंदन पांडे ने भी पहला काम यही किया कि कत्य के आधार कार्ड में उसका नाम बदलवाया। अब कत्य पांडे था। कुंदन पांडे ने सोचा कि बनारस में तो हिंदी के लेखक कत्य के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए उसने चुपचाप कलकत्ता की रेल टिकट कटाई और कत्य को लेकर कलकत्ता की ओर चल पड़ा। कत्य ने फिर पूछा, हम कहाँ चल रहे हैं और मुझे करना क्या होगा? मैं तुम्हें गोबरपट्टी से दूर सस्य श्यामल धरती पर ले जा रहा हूँ। हम आरोग्य निकेतन चल रहे हैं, जहाँ तुम्हारा इलाज करवाया जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? कत्य ने फिर पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें भूलते रहना होगा। तुम भूलते जाओगे और मैं लिखता जाऊंगा। तब से कत्य आरोग्य निकेतन में रहते हुए लगातार भूलता जाता है और कुंदन पांडे लिखता जाता है। इस दौरान कुंदन पांडे ने एक तन्वंगी उपन्यास तत्रिक लिखी। अब वह हिंदी का विख्यात लेखक है और उसे गोबरपट्टी का काफ्का कहा जाता है। उसे विश्वास हो चला है कि कुछ बरस बाद काफ्का को प्राग का कुंदन पांडे कहा जाएगा। कत्य हर रोज भूलता जाता है और कुंदन पांडे लिखता जाता है, और उधर कत्य का बिछड़ा हुआ भाई शिल्प की डाक खाने आते जाते चप्पल घिस रही है और जीवन चल रहा है। कभी कभी शिल्प को अपने बिछड़े हुए भाई कत्य की बहुत याद आती है। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछता रहता है और प्रोफेसर सरोज तिवारी की पत्रिका के लिफाफे बनाता रहता है और फोटो स्टेट करता रहता है। तब से हिंदी साहित्य संसार में मिलने की आशा में दो भाई शिल्प और कत्य बिछड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।